हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुशांत एमएस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की बात की थी, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात की थी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा की बात की थी। ठीक है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है स्कोप एंड डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो मैं एक डेफिनेशन के आधार पर इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। वो डेफिनेशन क्या है कि स्टैटिस्टिक में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। क्या बताया कि स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। चलो हम इसे देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड as the collection of data, presentation, analysis and interpretation of numerical data। क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद कर देता हूं। क्या है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, विश्लेषण, तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। और ये जो डेफिनेशन जो दी है वो किसने दी है? क्रॉस्टन एंड काउडन ने। क्या बताया कि स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। आज का जो हमारा टॉपिक है स्कोप एंड डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ये वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। क्लियर? अब इनमें दो वर्ड और आते हैं। एक आता है टेबुलेशन
टेबुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित क्या कहा जाता है, विज्ञान भी कहा जाता है। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो मैंने आपको जो वर्ड बताए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट नहीं देखो, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। सेकंड प्रेजेंटेशन, क्लियर। नहीं, प्रेजेंटेशन से पहले मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन, ये वर्ड मैंने यूज नहीं किया अभी। अभी देखो इसका मैं बताता हूँ कि इस डेफिनेशन में क्यों नहीं था क्लासिफिकेशन। ये डेफिनेशन में इसलिए नहीं था कि जो जो डेफिनेशन क्रॉस्टन काउडर ने दी है वो न्यूमेरिकल डाटा को लेकर दी गई है, जबकि जो क्लासिफिकेशन है ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए अप्लाई होता है, यानी गुणों के आधार पर हम किसी चीज को वर्गीकृत करते हैं। जैसे किसी का वेट, वजन मान लीजिए या लंबाई मान लीजिए, तो उसके आधार पर किसी भी डाटा का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेबुलेशन। इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। टेबुलेशन के बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस, और उसके बाद है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। भाई जो हमने क्रॉस्टन काउडर ने जो डेफिनेशन बताई थी उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा था और प्रेजेंटेशन थी, एनालिसिस थी और इंटरप्रिटेशन था, लेकिन क्लासिफिकेशन उसमें नहीं था, टेबुलेशन भी नहीं था। अब ये दोनों क्यों नहीं थे, क्योंकि ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है या इंटरप्रिटेशन है, ये न्यूमेरिकल डाटा के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक आधार पर ही उसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन सभी के बारे में जान लेते हैं। आज का हमारा यही है कि हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डाटा ले लेते हैं और एक एग्जांपल के आधार पर ही इन सबको समझेंगे। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का संग्रहण। तो कलेक्शन ऑफ डाटा हम टू टाइप्स में जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, नहीं यानी डाटा टू टाइप्स के होते हैं, कलेक्ट नहीं करते हैं, सॉरी, डाटा टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंड डाटा, प्राइमरी डाटा का जो एग्जांपल है, जैसे सरकार द्वारा जनगणना करना, सरकार द्वारा जनगणना करना, और सेकेंडरी डाटा होता है जो हमने डाटा घर घर जाकर कलेक्ट किया है, जनगणना की है,
घर घर जाकर जो हमने डाटा एकत्रित किया है उस डाटे के को समराइज करके ये पता लगाया कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो सेकंड डाटा यानी प्राइमरी डाटा वो डाटा जो सबसे पहले हमने कलेक्ट किए हैं और उनका यूज किया है। सेकंडरी डाटा जो मतलब कहने का मतलब है कि जो हमने प्राइमरी डाटा है उनका ही हमने जो है उनका ही हमने उपयोग करके कुछ चीज़ें पता लगाई कि भाई जैसे जनगणना करी तो जनगणना करने में पता चला कि इतने लोग गरीब हैं, इतने अमीर हैं, या अबोव पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से ऊपर, अबोव बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे। तो वो हमारे सेकेंडरी डाटा हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे करंट में क्या है कि आप आसानी से देख पा रहे हैं, करंट में कोरोना महामारी जैसी बीमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। उसका ही हम एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से आपको इन सभी वर्ड के बारे में आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक एक करके इनको डिटेल में समझाऊंगा। आप बस देखते रहिए। तो फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोरोना का। ठीक है भाई, जब अभी हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने देखा कि 17 मार्च, क्या देखा, 17 मार्च को कोरोना केस एक भी नहीं था, यानी कितने थे, 0। ठीक है, जब कोरोना केस 0 थे तो जाहिर सी बात है रिकवरी भी 0 और डेथ भी 0। यानी 17 मार्च से पहले 17 मार्च को भारत में कोरोना केस एक भी नहीं था। और ये रियल एग्जाम्पल है, ये डाटा मैंने रियली लिया है, आप उनकी साइट पे देख भी सकते हैं। अब 22 मार्च नेक्स्ट डेट है, 22 मार्च। मैंने यहाँ पर डेट छोड़ के ली है। क्यों ली है, क्योंकि अगर मैं एक एक करके डेट दिखाऊंगा तो एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको आज समझने में थोड़ी सी कठिनाई आपके सामने आ सकती है। तो सेकंड है 22 मार्च। 22 मार्च को कोरोना केस 403, रिकवरी जो थी वो थी 22 और डेथ हो गई 7। क्लियर। थर्ड पॉइंट है 27 मार्च। 27 मार्च को कोरोना केसेस इंक्रीज हो गए, यानी 11 से 39, बढ़ 403 से 11 से 39 हो गए। रिकवरी 102 और डेथ हो गई 27। 5 अप्रैल कोरोना केसेस हैं 4293, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। रिकवरी है 329 और डेथ है 121, यानी 121। 12 अप्रैल कोरोना केसेस 92 में से 12, रिकवरी है
रिकवरी है 1086 और डेथ है 334। भाई ये हमें डाटा हमने कलेक्ट किया, क्या कलेक्ट किया कि 17 मार्च में कोरोना केसेस 0, रिकवरी 0, डेथ 0। 22 मार्च को कोरोना केसेस 403, रिकवरी 22 और डेथ 7। 27 मार्च को कोरोना केसेस 1139, रिकवरी 102 और डेथ 27। 5 अप्रैल को कोरोना केसेस 4293, रिकवरी 329 और मृत्यु हुई है 121। 12 अप्रैल को कोरोना केसेस 9212, रिकवरी 1086, डेथ 334। तो सबसे पहले जो हमने किया है ये क्या है, ये हमें डाटा जो पता चला है, ये हमने जो रिकॉर्ड करा है, ये क्या है, ये तो है कलेक्शन ऑफ डाटा, इसे तो बोलेंगे हम कलेक्शन ऑफ डाटा। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया है, जो भी हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं पहली बार में, वो हमारे लिए डाटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब ये डाटा रिकॉर्ड कर लिया, अब हम किसी डाटा पर काम करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो हमारा आएगा वो क्या है, इसको मैंने रफ कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसे वापस देख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण। अब उस एग्जांपल पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है वो गुणात्मक आधार पर ही उसका हम वर्गीकरण करते हैं। गुणात्मक आधार पर कैसे, कि अभी हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से वो हैं, एक तो कोरोना केसेस हैं, उसके बाद डेथ हैं, और उसके बाद मतलब रिकवरी है, डेथ है, ये चीजें हैं। तो जब हम इनको करेंगे तो मतलब कहने का ये है कि क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो गुणात्मक आधार पर करते हैं, यानी गुणात्मक आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, गुणात्मक आधार पर, यानी जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उन डाटा को अधिक सरल व तुलना योग्य बनाने के लिए किसी गुण विशेष के आधार पर विभिन्न वर्गों, यानी विभिन्न कैटेगरी में हम बांटते हैं। किसके आधार पर? गुणात्मक, गुणों के आधार पर। ठीक है, गुण विशेष के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल लिया था मैं उसकी बात कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना केसेस, कोमा, भाई ये तो क्वालिटी यही तो है, गुण के आधार पर किसमें कोरोना केस है, किसमें ऐसा गुण है जो मतलब पता चल रहा है कि इसके अंदर कोरोना है। कुछ गुण देखे जाते, तो लक्षण देखे जाते हैं, गुण देखे जाते हैं, तभी तो पता चलता है कि उसके अंदर कोरोना है। सेकेंड, रिकवरी, भाई कोरोना से कितने जो लोग हैं वो ठीक हो गए हैं, वो भी गुण के आधार पर देखा जाएगा कि उसमें लक्षण है या नहीं है। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट है डेथ। तो हम इनको जो अलग अलग, इनको जो हम जो लिखते हैं अलग अलग रूप में जो लिखते हैं, गुण के आधार पर हम जो इनको प्रदर्शित करते हैं, वो क्या है, वो ही हमारा क्लासिफिकेशन है। तो मेरा मानना है कि आपको सेकंड पॉइंट भी क्लासिफिकेशन जो समझ में आ गया होगा आसानी से। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा टैबुलेशन। क्या है? टैबुलेशन। टैबुलेशन यानी सारणी। सारणी बनाना है, सारणीकरण या सारणी, कुछ ही बोल सकते हैं आप।
अब जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, हमने क्या कहा, हमें पता है कि भाई हमारे पास डेट है, क्लियर, हमारे पास क्या है, कोरोना केसेस हैं, क्लियर, उसके बाद हमारे पास रिकवरी है, उसके बाद है डेथ। मतलब उन आंकड़ों से हम जो है क्या बनाते हैं, सारणी। इस तरह से हम उन डाटाओं की हम सारणी बनाते हैं, अलग अलग रूप में, हमने टेबुलेशन में अलग अलग रख लिया। और हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर हम उसकी सारणी बनाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सारणी बना लें, क्योंकि आपके पास अगर डाटा नहीं होगा ना तो आप उसके सारणी बना सकते हैं और ना ही उसको जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखो डेट, हमारे पास डेट थी, कौन कौन सी डेट थी, एक तो हमारे पास थी 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च कोरोना केस 0 निल थे, रिकवरी भी 0 थी और डेथ भी 0। उसके बाद थी 22 मार्च, 22 मार्च को कोरोना केस 403 थे, रिकवरी जो थी वो 22 थी और डेथ 7 थी, क्लियर। 22 के बाद 27 मार्च को 1139 कोरोना केसेस और डेथ थी 102, रिकवरी 102 और डेथ थी 27। 27 मार्च के बाद 5 अप्रैल को कोरोना केस थे 4293, रिकवरी थी 329 और कोरोना केस थे 121, क्लियर। 12 अप्रैल कोरोना केस थे 9212, रिकवरी थी 1086 और डेथ थी 334। ठीक है, तो ये जो हमने बनाई है, अब देखो ये हमने जो डाटा को कलेक्ट किया था उसके पास हमने फिर उसका क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमने उसका क्या कर लिया, टेबुलेशन, यानी हमने उसको सारणी बना ली। देखो ये अब हमने सारणी बना ली। अब सारणी समझ में आ गई, सारणी कैसे बनाते हैं भाई, क्लासिफिकेशन करके हमने उनको गुण क्वालिटी के आधार पर हमने जो है यहाँ पर वो पॉइंट रख लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये डाटा है कि 17 मार्च में इतने वो थे, तो हमने इस रूप में हमने जो सारणी बना ली। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसको रख कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन। क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी इसको बोलते हैं हम प्रस्तुतिकरण। जो हमने डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा का हमने क्लासिफिकेशन किया, फिर उसका हमने क्या किया, टेबुलेशन किया। अब उस टेबुलेशन के आधार पर हम उस डाटा का प्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे करेंगे, उन्हें चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यानी चिन्हों और रेखाओं द्वारा हम उनको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। मैं इसकी प्रेजेंटेशन, उन डाटा को बिंदु रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। कैसे करेंगे, आओ चल कर देखते हैं। कोरोना केस ही ले लेते हैं। कोरोना केस में भी मैं जो है, मैं आपको ये प्रस्तुतिकरण यहाँ से मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आपको देखो, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष।
क्लियर, एक्स और वाई यहाँ तो 0। ये लाइन आपको ड्रॉ करनी आती होगी, अगर नहीं भी आती होगी तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो ये यहाँ लिखने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्लियर। अब देखो ये यहाँ पर आएगा टोटल कोरोना केसेस, क्लियर। यहाँ पर है कोरोना केसेस, ठीक है। कोरोना केसेस किस किस डेट में कितने थे, अब देखो भाई 17 मार्च में एक भी नहीं था, 0 से 17, ये होगा 17 मार्च, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है 22 मार्च, 27 मार्च, 5 अप्रैल, 12 अप्रैल, ठीक है। ये है 12 मार्च, 22 मार्च, 27 मार्च, 12 मार्च, 5 मार्च और 5 अप्रैल, सॉरी 5 अप्रैल और ये है 12 अप्रैल, ठीक है। अब हम केस की बात कर लेते हैं। मान कर चलो 0 से, देखो फर्स्ट डेट पे क्या था, 17 मार्च को एक केस कोरोना का नहीं था, 22 मार्च में 403 थे, तो मैं 0 से 1000 के बीच में ले लेता हूँ भाई। ये है हमारा 1K, 2K, K को 1000 के लिए डिनोट किया जाता है, K को इतना आप अच्छे से जानते होंगे, वैसे भी आजकल टिकटॉक और यूट्यूब पे देख रहे हैं जो व्यूज जो के में ही दिखाते हैं। तो 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K और ये हो गया आपका 10K, क्लियर। ये आपको डाटा समझ में आना चाहिए। अब देखो भाई हमने देखा कि 17 मार्च में कोरोना केस एक भी नहीं था, ठीक है। 22 मार्च में पता चला कोरोना केस जो थे 403, कितने थे 22 मार्च में 403, तो 403 कहां पर आएगा, 0 और 1000 के बीच में 403 आएगा, मानकर चलो 403 यहाँ था, ये 403 कहां पर है 22 मार्च में, ये रहा। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, हम चिन्हों द्वारा या रेखा द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। 22 मार्च में कोरोना केस कितने थे 403, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं लेकिन मैंने इसके सामने पॉइंट लगा दिया यानी बिंदु लगा दिया, ठीक है। यहां से हमें पता चलेगा कि निरंतर हमारे जो कोरोना केस है वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये चीज वो हमें डायरेक्शन में लेके जाएगी कि कहां कहां हमारे कोरोना केस घट रहे हैं, कहां कहां बढ़ रहे हैं। अब 27 मार्च में कोरोना केस कितने हैं 4293, तो 4293 किसके बीच में आएगा, 4000 के और 5000 के बीच में, नहीं 1139 थे, 27 मार्च में थे 1139, 1000 और 2000 के बीच में आएगा 1139, क्लियर है भाई। इतना तो आपको मैथमेटिक्स में आता ही होगा न्यूमेरिकली, ठीक है। कितने में 27 मार्च, अब इसके सामने बिंदु लेके जाओ, बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए, 27 के नीचे 27 और जो टोटल कोरोना केसेस के सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, 5 अप्रैल को कितने थे 4293 थे, 5 अप्रैल को कितने थे 4293 कहां पर आएगा 4000 और 5000 के बीच में आएगा, यानी यहाँ आएगा 4293। अब देखो ये 4293 जो है हम पॉइंट बिल्कुल उस पे लगाएं, बिल्कुल सामने,
क्लियर। नेक्स्ट है 5 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल। 12 अप्रैल में जो कोरोना केस थे वो थे 9212। 9212 किस में आएगा? 10 और 9 के बीच में आएगा, यानी 9212, यानी ये यहाँ से हमने लिया इसके सामने और ये ला, यस 9212। अब हम इस लाइन को जो है ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो यहाँ से 0 से चले, पहले 403 केस 22 मार्च में, उसके बाद 1139, ठीक है। तो ये लाइन जो है कंटिन्यू जो है इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे? डाटा का प्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे? वो इस तरह से, ठीक है, मतलब चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आप ऑनलाइन भी देख रहे होंगे तो ये इस तरह का जो है डाटा प्रेजेंटेशन बन रहा होगा, ठीक है। डाटा के इसमें दिखा रखा होगा कि किस तरह से लाइन इंक्रीज हो रही है, और आप इन पे क्लिक करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस 22 मार्च में इतने केस थे, 27 में। आप यहाँ पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन। अब इस प्रेजेंटेशन को करने के बाद, प्रेजेंटेशन हमने कर ली, हमें पता चलेगा कि हमने ये चीज़ ऐसे बना ली। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, और ये 2 पॉइंट नहीं है, ये तो आपका कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, ये 4 पॉइंट था, 4 पॉइंट था, 2 नहीं थे, 4 पॉइंट था। अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है? अब हम इस डाटा का क्या करेंगे? एनालिसिस। एनालिसिस यानी विश्लेषण। इसका हम करेंगे अब एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करेंगे भाई? जब हम किसी चीज के बारे में विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वहां पर क्या चीजें हो रही हैं। अब हम यहाँ पर एनालिसिस कर पा रहे हैं कि कोरोना केस जो टोटल केस हैं वो निरंतर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और पर डेट के हिसाब से वो बढ़ रहे हैं। तो हम हमने वहाँ पर क्या करा? एनालिसिस कर ली। अब किसी चीज के बारे में एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस हम करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे कि करना क्या है, ठीक है, कि भाई कैसे हम इनको रोक सकते हैं, वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी, ये सब डिटेल हम जो है एनालाइज करेंगे। और उन एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा 6 पॉइंट जो है इंटरप्रिटेशन, यानी हम उसकी क्या करेंगे? व्याख्या। व्याख्या कैसे करेंगे भाई? हमने देखा, हमने जब डाटा का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि भाई केस जो है, टोटल केस जो हमारे कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, उन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। तो उसके लिए कैसे वैक्सीन तैयार करनी है, क्या क्या मेडिसिन यूज करनी है। तो जो चीज़ हम एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उनको फिर हम जो है इंटरप्रेट यानी व्याख्या करते हैं, उनको हम फिर लिखते हैं। सारी चीज़ों को जो भी हम सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ों को हम जो संदर्भ में, पूरे संदर्भ में लिखते हैं, जिससे इन फ्यूचर हमें याद रहे कि भाई ये चीज़ हमने सोची थी, इसके बारे में हमने विचार प्रकट किए थे। तो वो चीज़ हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो कहने का मतलब यही है कि आज जो हमने देखा, क्या देखा भाई? कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लियर। उसके बाद हमने देखा इसका क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन एंड
एनालिसिस, लास्ट में इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये सभी जो हमारे क्या हैं, ये सभी जो है हमारे स्कोप एंड डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्रॉस्टन कॉर्डन ने इन दोनों को छोड़कर इन 4 पॉइंट की चर्चा अपनी डेफिनेशन में की थी, और वो मैं डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। वहां पर उन्होंने न्यूमेरिकल डाटा को लेकर बात की थी, लेकिन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये जो है क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट स्टेप आता है टेबुलेशन। लेकिन जब तक क्लासिफिकेशन नहीं होगा तब तक टेबुलेशन का कोई काम ही नहीं है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो है गुण वर्ग के आधार पर किसी चीज को समरूप देना, गुण वर्ग के आधार पर वर्गीकरण करना। ठीक है, तो ये हमारे जो है क्या है, स्कोप एंड डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, और यहाँ पे हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।